हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी को मेरा प्यार, सभी को स्नेह। ये जो एक वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये सारी बातें तो यार कोई भी बता सकता है, उसी जगह से इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा। उसी जगह से इस वीडियो को बंद कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 3 से 4 महीनों में एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को फोड़ सकते हो। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, वो कौन कौन से काम हैं जो आपको होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज में डिस्कशन करूंगा। कैसे मैंने एसएससी के एग्जाम्स को इतनी बार क्रैक किया, एसएससी के साथ साथ कैसे मैंने बैंकिंग एग्जाम्स की भी तैयारी की, बैंकिंग को भी मैंने फोड़ के रख दिया। तो क्या रणनीति होनी चाहिए मैथमेटिक्स को पढ़ने की, क्या रणनीति होनी चाहिए इंग्लिश को पढ़ने की, क्या रणनीति होनी चाहिए जीएस को पढ़ने की, क्या रणनीति होनी चाहिए आपके रीजनिंग को पढ़ने की। इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। मेन स्ट्रेटजी पे आने से पहले मैं 2 से 3 बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब इस एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो इस एग्जाम की तैयारी को करने से पहले ही कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपने बैकग्राउंड को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। मैंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ी, मैंने 12th के बाद आज तक कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, मैंने 10th के बाद इंग्लिश छोड़ दी थी, जीएस मेरी बहुत कमज़ोर है, और मैंने 12th के बाद 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं की, ड्रॉप आउट कर दिया मैंने पढ़ाई को, फिर मैंने वापस से ग्रेजुएशन 2 साल बाद स्टार्ट किया। आपको एक बात बताऊं, बैकग्राउंड इस एग्ज़ाम के लिए मैटर ही नहीं करता, जो कि रियलिटी है। क्योंकि अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की बात करोगे तो एसएससी का एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। ये बैंकिंग और कैट का एग्ज़ाम नहीं है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत हायर लेवल पे, बहुत डिफिकल्टी लेवल पे होता हो। यहाँ पे दोस्तों आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके मन की दृढ़ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने सही तरीके से, पक्के तरीके से, मजबूत इरादों के साथ ये ठान लिया हो कि नहीं यार मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। जैसे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, लाखों बच्चों ने ये सपना देखा है। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई जेएसओ बनना चाहता है, कोई ऑडिटर बनना चाहता है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, कोई एमईए में जॉब पाना चाहता है। सबके अपने अपने सपने हैं। लेकिन क्या इन लाखों बच्चों ने जो सपने देखे हैं, इन लाखों बच्चों के सपने पूरे हो पाएंगे? सबके नहीं हो पाएंगे। सबके नहीं हो पाएंगे। उन्हीं के हो पाएंगे जिन्होंने बढ़िया तरीके से दृढ़ संकल्प लेके और उस पर काम किया होगा। क्योंकि ताली तो यार 2 हाथ से बजती है ना। आप ये केवल सोच लो कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो क्या केवल सोचने से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। मेरी बात में बहुत सारी गहराइयां हैं, एक एक करके सारी चीजों को सुनिएगा। तो सबसे पहले ये जो आपका एक सवाल होता है कि सर मेरा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड को लेकर तो आप बिल्कुल साइड कर दीजिए। ऐसे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका मैथमेटिक्स से कोई वास्ता नहीं था और उन्होंने 3 से 4 महीनों में इस कदर मेहनत की कि मैथमेटिक्स में वो टॉप करके आए, 200 में 200 नंबर लेके आए। अभी तो आपकी मैथमेटिक्स 200 नंबर की नहीं हो रही है, क्योंकि अब आपका पैटर्न बदल गया है। बट आपको भी पता है पहले मेंस में केवल और केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही आती थी। तो ये जो बैकग्राउंड वाली समस्या है, आप अगर ऐसा सोचते हो कि सर मेरा बैकग्राउंड उस चीज से रिलेट नहीं करता, तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपने ये सोचा है कि आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, आप चाहते हो कि आपको एसएससी में एक बढ़िया सी पोस्ट मिल पाए, तो केवल सोचने से वो पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगी। आपको उस पोस्ट को गेन करने के लिए, उस पोस्ट को अचीव करने के लिए एफर्ट डालने होंगे। और वो एफर्ट ऐसे नहीं कि बस काम चलाऊ है, वो एफर्ट आपको अच्छे खासे बढ़िया तरीके से डालने पड़ेंगे। क्योंकि कंपटीशन में केवल आप अकेले नहीं हैं, कंपटीशन में आप अकेले नहीं हैं। अभी चुनाव हुआ, तो जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा इलेक्शन में सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोरों शोरों पर एकदम प्रचार प्रसार में लगी थी। खूब पैसा खर्चा हुआ, खूब प्रचार हुआ, खूब रैलियां हुई। इलेक्शन में तो उन्होंने खड़े हो ही गए थे, नॉमिनेशन तो हो ही गया था। तो अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि नहीं मुझे सांसद बनना है, और एफर्ट न डाले होते, जनता के बीच न गए होते, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे। वही सेम चीज आपको यहां पे भी रखनी पड़ेगी। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एसएससी में नौकरी पाने के लिए, वो तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है। लिमिटेड सोर्सेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक एस्पिरेंट जब
इस जर्नी में आता है, जब वो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करता है, तो हमारा जो मन है ना यार, वो बड़ा चंचल होता है। हमारा मन हमसे कहेगा चल तू आज इधर भाग, कल उधर भाग, कल उधर भाग, कल उधर भाग। तो यार डेली आपको ट्रैक नहीं बदलना है। एक ही ट्रैक पे लगातार रेस मारने वाला ही फाइनल रेस में विजेता कहलाएगा। और अगर आपने डेली ट्रैक बदले हैं, तो फिर आप रियल एग्जाम के दिन जिस ट्रैक पे चलना होगा उस ट्रैक पे नहीं चल पाओगे। स्टार्टिंग में आपके जर्नी में आपका माइंड आपसे कहेगा भाई आज तुम इस टीचर से पढ़ लो, कल तुम इस टीचर से पढ़ लो, आज इस कंपनी के मॉक दे लो, कल उस कंपनी के मॉक दे लो, आज तुम इस टीचर की ये नोट्स उठा लो, कल उस टीचर की ये नोट्स उठा लो। ये करने से आपका जो मन है ना, वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाएगा। आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे और आपको एट द एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला। लिमिटेड सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एसएससी की जर्नी में। अब बात करते हैं दोस्तों वन बाय वन एक एक करके कि कैसे आप 3 से 4 महीनों में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। पहली बात तो ये एसएससी का एग्जाम है, ये कोई तोप नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त कि नहीं यार यहाँ पे आपको तो पूरा इसरो में नौकरी कर रहे हो और इसरो में आपको मिसाइल बनानी है, मिसाइल उड़ाना है, सक्सेसफुली उसको लैंड कराना है। नहीं मेरे भाई, बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको पढ़ लेना है। वही चीज़ें एग्जाम में क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को एग्जाम में अप्लाई कर देना है, बस नौकरी आपकी। और यही एस्पिरेंट नहीं कर पा रहा है। पढ़ाई करना और पढ़ाई सही तरीके से करना, दोनों में बहुत फर्क है। तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं ना, तैयारी आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको तैयारी केवल तैयारी नहीं करना। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपने माइंड को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयार करना है। मतलब तैयारी करने वाले तो लाखों लोग हैं। आप किसी भी शहर में चले जाओ, सारी कोचिंगें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरी में बच्चे भरे पड़े हैं, तैयारी करने वाले तो लाखों लोग हैं। आप अपने माइंड को इस एग्जाम के लिए तैयार कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक अंतिम बात और, उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि चलो यार तैयारी करके देख लेते हैं और होना होगा तो हो ही जाएगा, पढ़ लेते हैं जैसे तैसे, ये फील कभी भी अपने मन में मत लाइएगा। कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए कि यार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन फिर वही बात यहाँ पे आती है कि ये बोल देने से, ये कह देने भर से काम नहीं चलने वाला। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये कहने के बाद अब आप कहो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो सोच के रखे मेरा हो ही जाएगा, तब थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप बस टाइम पास करने के लिए एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो यार मत करो, समय की बर्बादी है, फिर छोड़ दो। क्योंकि आपका 1 साल पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। उससे बेहतर है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं करना, तो जाके कहीं टेक्निकल नॉलेज में अपना दिमाग लगाओ, कुछ टेक्निकल चीज़ सीख लो और इस टेक्निकल चीज़ को सीख के उसी फील्ड में आगे बढ़ जाओ। जरूरी थोड़ी है यार कि हर कोई सरकारी नौकरी ही कर पाए। किसी का प्रेशर है, घर वालों के प्रेशर की वजह से या किसी के दबाव में आके अगर आप जबरदस्ती तैयारी करने आ भी जाओगे ना, तो केवल और केवल आपके समय और पैसे की बर्बादी होगी, सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर ही नहीं किया है। और जब आपने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, तो फिर तो यार बाधा तो आने वाली है। अब जब इस एग्जाम में एक एस्पिरेंट आता है, तो इस एग्जाम में देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये हर एक बंदा देख लेता है। तैयारी करने आए हो तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ही आप ये सारी चीज़ें देख चुके होते हो कि हाँ यार क्या सिलेबस है, कैसे क्या हमें चीज़ें पढ़नी है। मेन मुद्दा है पढ़ना कैसे। सबसे पहला काम, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो इस ऑनलाइन एजुकेशन में अपने गिनती के 4 टीचर सेलेक्ट करो और ये भूल जाओ कि उन 4 के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई 5वां टीचर है। एक टीचर मैथ का सेलेक्ट कर लो, एक रीजनिंग का सेलेक्ट कर लो, एक इंग्लिश का सेलेक्ट कर लो और एक जीएस का सेलेक्ट कर लो, साथ ही साथ एक कंप्यूटर का भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप ये भूल जाओ कि इस दुनिया में इसके अलावा और भी कोई टीचर है। अब आपको उन्हीं टीचर से क्या करना है, पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये मैं एक एक करके सब्जेक्ट्स पे बात करूंगा। सबसे पहले मैथ। जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में आपका एक लिमिटेड सिलेबस है एसएससी के अंदर। उस लिमिटेड सिलेबस में कई सारी बेसिक बेसिक बातें हैं। जब भी आप किसी टीचर की कोई क्लास करो, तो ड्यूरिंग क्लास ही अगर सामने वाला बंदा आपको पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ाते पढ़ाते ही जब आप चीज़ों को समझ रहे होते हो ना,
तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपका माइंड बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। और अगर आपका माइंड उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करिए, उनकी मार्किंग करिए। उनकी मार्किंग कर लीजिए कि ये वो वाली बात है जो मुझे क्या करना है, क्लास के बाद टाइम निकाल के दोबारा से समझना है। एक तो काम ये आपको हर क्लास में करना पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में मैक्सिमम एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, उन्होंने क्लास कर ली, उसके बाद उस क्लास से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं यार, मैंने ये क्लास कर दी, आज सबने नंबर सिस्टम में ये चीज पढ़ाई थी, यूनिट डिजिट पढ़ाई थी, आज मैंने सीख लिया, अब मुझे यूनिट डिजिट से कोई मतलब नहीं है, ताउम्र के लिए यूनिट डिजिट में सीख गया। क्या ऐसी कोई बात है जिसको आज तक आप ताउम्र याद कर पाए हो? हाँ सर है। वो बस एक ही बात है, जब आपने उस चीज को लाइफ में कभी दोबारा रिपीट किया होगा, उन चीजों को आपने कभी जिंदगी में दोबारा दोहराया होगा। वरना तो सारी चीजें इंसान क्या करता है, एक टाइम के बाद भूल जाता है। लेकिन जो चीजें हम दोहराते रहते हैं वो चीजें हम कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों, रिवीजन और पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये भी मैं इसी मुद्दे में साथ में जोड़ के बात करूंगा कि आपने किसी एक टीचर की क्लास स्टार्ट कर दी, वो टीचर क्लास में आपको लगातार बढ़िया तरीके से सारी चीजें पढ़ा रहा है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल उसकी क्लास कर लेने भर से आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जिस भी टॉपिक को आपके टीचर ने पढ़ाया हो, 3 से 4 दिन के अंतराल पर उस चीज को उठाकर वापस देखो, उस चीज को उठाकर वापस देखो और देखो कि क्या वो चीज अभी भी आपके माइंड में है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज आपके माइंड से स्किप हो चुकी है। इनिशियल स्टेज पे एक एस्पिरेंट को चाहिए कि वो इधर उधर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, केवल और केवल जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं आप वो पढ़िए, और वो पढ़ने के बाद उन्हीं चीजों को वापस से दोहराइए। इधर उधर के पीडीएफ के चक्कर में, इधर उधर के क्विज के चक्कर में शुरुआती दौर में आपको नहीं पढ़ना है। कम से कम आप स्टार्टिंग के 1 महीने पूरी तरीके से अपने टीचर के साथ फुल्ली डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। जो वो पढ़ा रहा है उन्हीं चीज को क्लास में पढ़ो, और उन्हीं चीजों को पढ़ने के बाद वापस से उन्हीं चीजों को फिर से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ऐसा करने से जो बेसिक्स चीजें आपके फैकल्टी ने आपको पढ़ाई हैं वो आपकी मजबूत हो जाएंगी। और ये चीज केवल मैथ के साथ ही नहीं करते हैं, मैथ, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में स्टार्टिंग के 1 महीने आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेस, कोई भी एक्स्ट्रा किताबें रखना ही नहीं है। आप इस 1 महीने में क्या करिए, बार बार जो चीजें आपकी टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाई हैं, बार बार आप उन्हीं चीजों को पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हो, आप उन्हीं चीजों को पढ़िए। आपको एक्स्ट्रा कोई भी किताब नहीं उठानी, कहीं नहीं जाना। अब जब 1 महीना बीतेगा, इस 1 महीने में आपने सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को समझा। सिलेबस तो नहीं खत्म होगा कि हाँ सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन हाँ कुछ बहुत चीजें अब आपके माइंड में आ चुकी हैं और आपने उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दिया है। अब इस 1 महीने बीतने के बाद जब दूसरा महीना नया शुरू होगा, तो आपका जो टीचर है वो अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहा होगा, आप भी उसके सिलेबस के साथ आगे बढ़िए और वही काम करते रहिए कि जो उसने क्लास में पढ़ाया है वो चीजें वापस से उन्हीं पे रिवर्क करिए, वापस से उन्हीं पे काम करिए। लेकिन अब आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है, और वो कदम ये है कि लास्ट वाले मंथ में आपने जितनी चीजें पढ़ी थी, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, अब आपको क्या करना है, अब आपको उन पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए होता है कंटेंट, जिसके लिए आप गूगल, टेलीग्राम, इधर उधर भटकते रहते हो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको प्रैक्टिस के लिए पूरी की पूरी शीट प्रोवाइड करा दे रहा है, वो आपको 2-2, 250 क्वेश्चन पर चैप्टर की शीट प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर वही बात, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ कि दुनिया में कोई किताब भी है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा रहा है, आपको लगता है कि नहीं मुझे अदर कहीं से प्रैक्टिस करना है, मार्केट में इतनी सारी किताबें अवेलेबल हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन को बना के रखा हुआ है। टॉपिक वाइज प्रॉफिट लॉस से पूरे 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए, सब उन्होंने बना के रखा हुआ है। आप वो ले लो, क्योंकि आपने टॉपिक वाइज पढ़ा है। अब आपको जरूरत है कि जब आप दूसरे महीने में आओगे, तो इस दूसरे महीने में आपका जो टीचर नई चीजें पढ़ा रहा है वो आपको पढ़नी है, उनके साथ साथ तो आपको उन चीजों का मल्टीपल रिवीजन करना ही करना है। प्लस साथ में जो कदम आपको अगला बढ़ाना है, वो अगला कदम दोस्तों आपका यही होना चाहिए कि आपने जो पिछले मंथ चीजें पढ़ी थी, अब उनकी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आपके 2 महीने बीतेंगे,
सिलेबस आपका और आगे बढ़ चुका होगा। अब जब 2 महीने बीत गए और आप तीसरे महीने में कदम रखोगे, तो तीसरे महीने में कदम रखते ही आपको क्या करना है, फिर एक कदम आगे बढ़ाना है। अब आपने पहले महीने में जो पढ़ा था वो और दूसरे महीने में जो पढ़ा था वो, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों पे अलग से वर्क करना है, उसी बुक या उसी प्रैक्टिस सीट से जो आपके टीचर्स ने आपको प्रोवाइड करा रखी है। यानी कि हमें एक तरीके से एक साइकिल बना के चलना है। ये पूरा आपका एक कंप्लीट साइकिल बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा था पहले महीने उसका आज तक नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं यार, हमें तो वो सारी चीजें पहले से आती हैं। अगर ऐसा होता तो यार फिर दुनिया को रिवीजन जैसे कोई चीज करनी ही ना पड़ती, फिर तो हमें कुछ रिवाइज ही ना करना पड़ता। एक बार हम पढ़ लेते और हमारे दिमाग में वो सारी चीजें बनी रहती। जब आपके 3 महीने बीतते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो तकरीबन दोस्तों समाप्ति की ओर होता है। और इन 3 महीनों में आपने अपने पूरे सिलेबस का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के साथ साथ आपने बहुत बढ़िया तरीके से बुक से प्रैक्टिस भी की है। अब होता क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अब जो चैलेंजेस आते हैं उनकी बात करते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम उनको सॉल्व करना भी नहीं चाहते। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हाँ आप नहीं करना चाहते। एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है, आप उस क्वेश्चन को रीड करते हो, और जब आप उस क्वेश्चन को रीड करते हो ना, तो उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जैसे ही आपके माइंड ने कहा बेटा ये तुमसे ना हो पाएगा, कहते हो चलो छोड़ो छोड़ो। अपने माइंड पे प्रेशर डालना सीखो। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा टास्क है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, अपनी आंखें बंद करो, अपने माइंड पे प्रेशर डालो, दबाव डालो उस पे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए 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 चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपका माइंड ब्लैंक रहे ब्लैंक रहे ब्लैंक रहे, बट ये मेरा वादा है आपसे, आप माइंड पे प्रेशर डाल के तो देखिए, एट द एंड रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगी, आई हैं डिफिकल्टीज, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, जो भूल रहे हैं, जो हमने नोट्स बना रखे हैं, वापस से जाके वहां से उन चीजों को रिकवर करेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड पे प्रेशर डालना सीख गए ना, अपने माइंड से अगर आप काम निकालना सीख गए, तो ये हैबिट आपको आप बहुत आगे, और आगे नहीं बहुत आगे लेके जाएगी। क्योंकि आगे चल के बहुत ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे कि आपका माइंड कहेगा चल यार छोड़ दे इसको। लेकिन जब आपको चैलेंजेस फेस करने की आदत होगी, जब आपको माइंड में आपने माइंड को प्रेशर दे दे के उससे काम करवाना सिखा दिया होगा, तो आपका माइंड आपके अनुकूल हो जाएगा। तो चैलेंजेस से भागिए मत, क्योंकि अगर आप अभी भाग रहे हो तो फिर आप यहां चैलेंजेस से भाग रहे हो, वहां एसएससी वाला जो एग्जाम है वो आपको अपने से दूर भगा देगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब जब हमारा सिलेबस खत्म होता है, सिलेबस पे हम वर्क कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के साथ साथ हमने प्रैक्टिस सीट से अलग से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रखा होता है, लेकिन आपके एग्जाम तक, जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको इस प्रक्रिया को लगातार बनाए रखना है। अब इस पूरे प्रोसेस में जब आपकी प्रिपरेशन 1.5 से 2 महीने के लेवल पे आती है, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन क्विज और स्पीड टेस्ट। क्योंकि एग्जाम आपका पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में आपका सिस्टम के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस माहौल के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस माहौल के साथ फ्रेंडली कैसे हो पाओगे, वो हो पाओगे जब आप मॉक दोगे। मॉक किसको कहते हैं, रियल एग्जाम का एक फेक एग्जाम कह सकते हो, रियल एग्जाम की एक फोटोकॉपी कह सकते हो, जो आपको रियल एग्जाम का अनुभव कराती है। इसके लिए भी आप किसी भी एक कंपनी को पकड़ लीजिए, उस कंपनी के आपने मॉक परचेज कर लिए, 20 जगह मुंह नहीं मारना है, किसी एक को पकड़ लिया, उस एक को पकड़ने के बाद आपने वहां से परचेज कर लिया। अब हर कंपनी जो है वो सेक्शनल क्विज और मॉक प्रोवाइड कराती है। सेक्शनल जो क्विज हैं वो हमें किस चीज में हेल्प करते हैं, सेक्शनल क्विज जो है वो हमें सेक्शन वाइज ये बताने में मदद करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी चीजें आ रही हैं और कितनी चीजें हमें नहीं आ रही हैं। और जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस कैसी है ये रिजल्ट बताते हैं। मॉक में भी क्या होता है, बहुत बार बच्चे मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, रिजल्ट बेहतर नहीं हो रहा है।
परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लगातार मॉक देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। मॉक पे मॉक देने से कभी स्कोर अच्छा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपका मॉक बेहतर हो पाए, तो मॉक बेहतर तभी हो पाएगा जब आपकी नॉलेज बेहतर होगी, क्योंकि अगर चीज़ें आपको आती होंगी तभी आप उन चीज़ों को उस मॉक में अप्लाई कर पाओगे, वरना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, मैंने कभी उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, मुझे वो आता ही नहीं है। तो जब वो आता नहीं है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, जब मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो उसके मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, और नंबर नहीं मिलेंगे तो परफॉर्मेंस तो डाउन होगी ना दोस्त, तब तो परफॉर्मेंस आपकी डाउन होगी ही। तो आपको स्पीड टेस्ट और जो मॉक आप देते हो, सेक्शनल क्विज देते हो, केवल ये देते ही नहीं रहना है। सही तरीका ये है कि जब आप इनको दो तो अपनी अचीवमेंट और अपने जो आपकी कह सकते हो जो चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर रही हैं, जो आपकी निगेटिव चीज़ें हैं, उनको नोट करिए कि आज का मौका आपने दिया, आपने बेहतर क्या किया, आपने खराब क्या किया। अब आज आपने जो खराब किया है उस खराब चीज पे काम करने का वक्त है दोस्त। अगर आपने एक ऐसा पॉइंट जो आपका वीक है और आप वहां पे काम नहीं कर रहे हो, तो यार फिर तो बेकार ही है मौका देना, क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया है तो वो चीज जो आज गलती हुई है वो अगले मौके में फिर से होगी, वही गलती उसके अगले मौके में फिर से होगी। तो वो गलती इन फ्यूचर ना हो, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने मैथ्स की बात की, मैथ्स के साथ रीजनिंग, एसएससी एग्जाम में दो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ और रीजनिंग, जहां नए नए क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन नए पैटर्न का आ जाता है। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं जिसका मतलब जिसमें जो बेस कॉन्सेप्ट है वो टच से मस हो जाए। मैथमेटिक्स का कभी बेस कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, बेसिक्स हमेशा सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का नया प्रारूप, क्वेश्चन का नया पैटर्न, वो आपको थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं जीएस की बात करूं या मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इनका एक लिमिटेड सिलेबस है। हिस्ट्री का लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड। अब जैसे लिमिटेड सिलेबस का मतलब ये है कि है तो वो अथाह सागर, जितना भी अंदर घुसते चले जाओ। लिमिटेड सिलेबस का मतलब ये है कि टॉपिक आपके डिसाइडेड है, उतने में से ही क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश में भी एरर, नाउन, प्रोनाउन में जो रूल हैं वो कभी नहीं बदलने वाले, वो एज इट इज रहेंगे। तो आपको उन पे क्या करना है, वन टाइम मेहनत करनी है। मेरा इंग्लिश में कभी अच्छा स्कोर नहीं हुआ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, कभी अच्छा स्कोर नहीं हो पाता था। उसकी वजह मुझे पता है, बाद में समझ में आई। मैंने बस इंग्लिश को क्लास के टीचर से पढ़ लिया था, उसके बाद मुझे लगा कि यार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनमें क्या ही चेंजेस होने, हटाओ इसको पढ़ना बंद करो। मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एसएससी एग्जाम में नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग में नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, केवल इसको पढ़ते हैं। गलत फहमी थी, और इस गलत फहमी की वजह ये होती थी कि प्रीलिम्स में आपका स्कोर ही डाउन हो जाएगा, आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाओगे, तो मेंस देने की बात तो दूर की है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल आपको लाइफ में एक बार पढ़ना है, केवल एक बार पढ़ना है। एक बार पूरे तन मन से पढ़ लो, उसके बाद क्या करो, केवल और केवल मॉक दो, और मॉक पे अपनी गलतियों पे काम करो। एक दिन आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको क्या, वाओ, वाकई में मेरी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकैब तैयार करना, ये तो सब आपको पता ही है कि ये तो हमें करना ही करना है। मैं बेसिकली उस इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जहां आपका ये नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनके रूल्स पे आप गलती कर देते हो। तो इनको केवल और केवल क्या करो, एक बार पढ़ लो, और एक बार पढ़ने के बाद केवल मॉक्स के थ्रू इन पे रिवाइज करो। मॉक दो, गलतियां हो रही हैं सुधारो, मॉक दो, गलतियां हो रही हैं सुधारो, सेक्शनल मॉक दो, गलतियां हो रही हैं सुधारो, इस पे काम करो। जितना ज्यादा इस पे काम करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेहतर रहेगा। इसी तरीके से जीएस, जीएस ऊपर ऊपर पढ़ने से काम अब नहीं चलने वाला। एसएससी में अब जीएस जो है वो अगर आप प्री से आगे मेंस तक का सफर तय किए हो कभी, तो आपको पता होगा अब ये भी आपका स्टेट पीसीएस के जैसे जीएस के क्वेश्चन पूछने लगा है, स्टेटमेंट बेस्ड। तो अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस में केवल ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अकबर के बचपन का नाम क्या था, अकबर की मृत्यु कब हुई। अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन डिटेल में आएगा, फिर वहां पे भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आप थ्योरी पे अगर काम कर रहे हो तो कंप्यूटर की भी स्ट्रेटजी सुन लो। केवल थ्योरी पे काम करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे तब तक आप कभी भी कंप्यूटर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और ना ही वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उन पर वर्क कर पाओगे। आजकल एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए कि कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, बहुत रेयरली पूछता है। फलाने इंटरनेट के जनक कौन है, ट्रिपल डब्ल्यू के जनक कौन है।
अब एग्जामिनर प्रैक्टिकल वर्क पे क्वेश्चन बना रहा है। या आपने एमएस वर्ड 2019 खोल रखा है, रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट पे जाने पर आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे? ये आपको तभी पता लगेगा जब आपने पूरा का पूरा वो टैब उस पर वर्क किया होगा। अगर आपने उस पर काम ही नहीं किया है तो आप ये नहीं बता पाओगे। तो भाई साहब, पढ़ने का सही तरीका यही है, लिमिटेड सोर्सेज रखिए। हर सब्जेक्ट जो आपका टीचर पढ़ा रहा है उसके अगर वो एक बार पढ़ा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हीं चीज़ों पर 5 बार काम करो। 5 बार कम से कम उन्हीं सारी चीज़ों पर काम करो। 5 बार जब काम कर लोगे ना ब्रदर, तो आपको पता है आप इतने ज़्यादा सुपीरियर हो जाओगे बेसिक्स के साथ, तो फिर आप धीरे धीरे जब लेवल बढ़ाओगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है, ठान लो, कर डालो तो सब कुछ आसान है, लेकिन केवल ठान के बैठे हो, करना नहीं चाहते हो तो सब कुछ मुश्किल है। मैंने क्या कहा, हर साल लाखों बच्चे, 30 से 35 लाख बच्चा जो है वो एसएससी का फॉर्म भरेगा। लेकिन क्या ये 30 से 35 लाख सारे के सारे सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। एक तैयारी करने वाले बच्चे को भी उसके अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं यार, मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं यार तेरा नहीं हो पाएगा, तो वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, छोड़ दो यार, छोड़ दो। जबरदस्ती लगे रहने का कोई फायदा नहीं है, केवल और केवल समय की बर्बादी है। तो दोस्तों, टफ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। टफ है तो उसको आसान बनाया जा सकता है अपनी मेहनत से। मेहनत, हार्डवर्क करना है, बट उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज के इस सेशन को, छोटे से सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ बात आपके पल्ले पड़ेगी। एक वादा करिए अपने आप से, वो वादा यही करिए कि इस साल आपको सिलेक्शन लेना है। अरे हम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए, बढ़िया तरीके से क्लासेस करिए, जिस भी टीचर से मन करे उस टीचर से पढ़िए, बट पढ़िए, और नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। जय हिंद आप सभी को।